नमस्कार साथियों, आज हम ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का अध्याय सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, सत्ता, पावर, पॉलिटिकल पावर। जो राजनीतिक दल सरकार बनाता है उसके पास इस राजनीतिक पावर होती है। सत्ता की साझेदारी क्या है? सत्ता की साझेदारी से आशय है कि समाज के प्रत्येक विचारधारा के लोग, जाति के लोग, धर्म के लोग उस सरकार के अंदर उनकी हिस्सेदारी तय हो। उस हिस्सेदारी से वो सरकार के फैसलों का सम्मान करें, देश के विकास में सहयोग करें। इसलिए हमने संसदीय जब पद्धति को अपनाया, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, स्थानीय स्वशासन के चुनाव, चाहे वो पंचायत समिति का चुनाव है, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव है, चाहे जिला पार्षद का चुनाव है, आदमी कहीं न कहीं अपने मत का प्रयोग करता है और उसके मन में ये एहसास पैदा होता है कि ये उसके वोट के द्वारा चुनी हुई सरकार है, इसलिए उस सरकार को वो सम्मान देता है, उसके फैसलों का आदर करता है। सत्ता की साझेदारी हम दो देशों का अध्ययन करेंगे। एक देश है बेल्जियम और दूसरा देश है श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का देश है, छोटा सा देश है। अगर इसकी जनसंख्या की बात करें तो हरियाणा से लगभग आधी, लगभग 1 करोड़ इसकी जनसंख्या है। इसकी राजधानी जो है वो ब्रुसेल्स है और ब्रुसेल्स सांस्कृतिक राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। जातीय बनावट, जब हम इस देश की जातीय बनावट के बारे में पढ़ेंगे तो हमें एहसास हो जाएगा कि जो समस्या है, जो समस्याओं का मूल बिंदु है वो इस जातीय बनावट के अंदर है। डच 59% हैं जो कि फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं, फ्रेंच 40% हैं जो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और जर्मन हैं 1%। इसकी जो राजधानी है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच हैं और 20% डच हैं। अगर यहाँ डचों की संख्या देखें तो काफ़ी कम है, इसलिए डच यहाँ पर अल्पसंख्यक है, लेकिन पूरे देश की स्थिति में हम पाएंगे कि फ्रेंच अल्पसंख्यक है। डचों ने 1960 के दशक में मांग की कि हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इतने ताकतवर नहीं है, इतने समृद्ध नहीं है जितने कि फ्रेंच हैं। और फ्रेंच जो धन से परिपूर्ण हैं, उनके पास ताकत है, समृद्धि है, वो लोग सत्ता को प्रभावित करने का काम भी करते थे। डचों ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार से मांग की और सरकार को ये लगने लगा कि देश में अब विवाद हो जाएगा, एक भाषाई विवाद, एक ऐसा विवाद जो देश के 2 टुकड़े कर देगा। और इसलिए सरकार ने कि बीच का रास्ता निकालने की सोची और बीच का रास्ता उसने क्या किया, एक बेल्जियम मॉडल का चुनाव किया। पूरे विश्व के सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसका वो अनुकरण कर सके। बेल्जियम मॉडल क्या है? इस बेल्जियम मॉडल के अंदर ये तय किया गया कि संख्या बेशक केंद्रीय सरकार में डचों की ज़्यादा है, उनके प्रतिनिधि ज़्यादा चुनकर आएंगे, लेकिन मंत्री बराबर की संख्या में रखे जाएंगे। डचों के भी उतने ही मंत्री और फ्रेंच के भी उतने ही मंत्री। और जब यही चुनाव राज्य स्तर पे होंगे, ब्रुसेल्स में होंगे, तो यहाँ पे फ्रेंच की जो सरकार बनती थी, फ्रेंच ने भी सहमति दे दी, फ्रेंचवासी लोगों ने, कि यहाँ भी हम इसी मॉडल का अनुसरण करेंगे, केंद्रीय स्तर का अनुसरण करेंगे। जैसे डचों ने वहाँ पर हमें बराबर की संख्या में मंत्री बनाया, उसी प्रकार हम भी ब्रुसेल्स के अंदर डचों को बराबर की संख्या में मंत्री बनाएंगे। पूरे विश्व ने इसकी प्रशंसा की। बेल्जियम मॉडल के कारण बेल्जियम सरकार ने जातीय टकराव को टाल दिया, हिंसक टकराव बंद हो गए। जो ब्रुसेल्स इन गतिविधियों का केंद्र था, क्योंकि ब्रुसेल्स में ज़्यादा जनसंख्या फ्रेंच की है और डच भी चाहते थे कि ब्रुसेल्स उनके आधिपत्य में आए और फ्रेंच भी चाहते थे। ऐसी स्थिति में जब सरकार ने बेल्जियम मॉडल का अनुसरण किया और दोनों को सहमति मिली, तो यूरोपीय जो संघ है उसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स को स्थापित किया गया, क्योंकि वहाँ पर अमन था, चैन था, विकास था और लोगों में आपसी समझ और सद्भावना थी। इसी अध्याय के तहत
हम ये देखेंगे कि सरकार ने 1970 से 1993 के बीच में 4 संवैधानिक संशोधन किए। इन संविधान में संशोधनों का उद्देश्य क्या था? इनमें उद्देश्य था कि जनता, जो कि लोकतंत्र की वास्तविक आत्मा होती है, शक्ति होती है, सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं और कोई भी आदमी ये महसूस ना करे कि ये उसकी अपनी सरकार नहीं है, ये उसका अपना देश नहीं है, बेगानेपन का एहसास ना हो। इसलिए वहाँ की सरकार ने 4 संवैधानिक संशोधन किए। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अक्षैतिज वितरण क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का केंद्रीयकरण ना हो बल्कि विकेंद्रीयकरण हो। शक्तियाँ हम जानते हैं कि अगर एक आदमी के हाथ में रहती है तो एक आदमी अच्छे फैसले ले सकता है, जल्दी निर्णय ले सकता है, लेकिन उसके तानाशाह बनने की भी गुंजाइश ज़्यादा होती है, संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, शक्तियों का बंटवारा हो। और हमने शक्तियों का बंटवारा मुख्य रूप से 3 भागों में किया है: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायपालिका। जो कार्यपालिका न्यायपालिका को स्थापित करती है, बाद में वही न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायपालिका को नियंत्रित करती है। इसे नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तीनों की, चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायपालिका हो, अपनी एक सीमा है, सबके अपने अधिकार क्षेत्र हैं, कोई भी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दूसरा बिंदु रहेगा ऊर्ध्वाधर वितरण। शक्तियों का बंटवारा हमने किया और ये शक्तियों का केंद्र बिंदु जो संविधान है, उस संविधान में प्रावधान किया गया कि शक्तियाँ हमेशा उच्चतम से निम्नतम की ओर जाती है। ये ऊर्ध्वाधर वितरण। इसी अध्याय में हम 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक घटकों के बारे में भी पढ़ेंगे, एक एनडीए और दूसरा यूपीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक गठबंधन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। एनडीए का जो प्रमुख घटक दल है वो भारतीय जनता पार्टी है और यूपीए जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है उसका प्रमुख घटक दल कांग्रेस है। हम जब 1991 के बाद भारत में एक ऐसा दौर आया कि जिसमें गठबंधन का दौर शुरू होता है और फिर वहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई कि हमें ऐसे घटक दल बनाने पड़ेंगे, हमें ऐसे दलों को साथ लेके चलना पड़ेगा ताकि देश दोबारा से चुनावों में ना जाए, ज़्यादा धन का दुरुपयोग ना हो। और 1999 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार रही और 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार रही, सरदार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चली। ये हैं 2 प्रमुख घटक दल गठबंधन जिसे हम कह सकते हैं। एक का नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका प्रमुख घटक दल है भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, प्रमुख दल हैं भारतीय कांग्रेस पार्टी। अब हम दूसरे देश के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा देश श्रीलंका, जिसे सिलोन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम बदलकर बाद में लंका किया गया और फिर उसको सम्मान देने के लिए साथ में श्री शब्द का प्रयोग भी किया गया, इसलिए श्रीलंका के नाम से उसको जाना जाता है। श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ। इसकी राजधानी कोलंबो, जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 13 लाख के आसपास है। यहाँ पर हम तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे कि बेल्जियम ने कैसे समझदारी का प्रयोग किया और जो समस्या श्रीलंका ने फेस की, जो उसके सामने आई, जो चुनौती श्रीलंका के सामने आई, उन चुनौतियों का सामना बेल्जियम ने बड़ी समझदारी के तरीके से किया और उनका निपटारा भी किया। पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, लेकिन श्रीलंका अपनी चुनौतियों में उलझ के रह गया। उस बात के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ अगर जातीय बनावट देखें, सिंहली 74% लोग हैं, तमिल 18% हैं,
तमिल में अगर हम इस 18 को 2 भागों में बांट दें, 13 + 5, 13 हैं श्रीलंकाई मूल के और 5 है भारतीय मूल के। भारतीय मूल के मतलब ऐसे लोग जिन्हें अंग्रेज कभी चाय कॉफ़ी बागानों में काम करवाने के लिए श्रीलंका में लेके गए थे और फिर वो लोग वहीं पर बस कर रह गए, उन्हें कहा जाता है भारतीय मूल के तमिल। ईसाई 7% हैं। ये सिंहली भाषा भी जानते हैं, तमिल भी जानते हैं। ये ईसाई 7% हैं। अब वहाँ पर तमिल समस्या क्या है? 1956 के अंदर श्रीलंकाई सरकार ने एक संविधान में संशोधन किया और संविधान संशोधन में सिंहली जो कि बहुसंख्यक हैं उनको राजभाषा का दर्जा दे दिया। सिंहली को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। राजकीय कामकाज की भाषा सिंहली हो। बहुसंख्यक के आधार पर अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने अल्पसंख्यक के हितों की अनदेखी कर दी और 1956 में सिंहली को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राजनीतिक और आर्थिक जो अधिकार तमिलों के थे उन अधिकारों में कटौती होनी शुरू हो गई। विश्वविद्यालय स्तर पर उनके जो पद थे उन पदों को कम कर दिया गया और तमिल अब ज़ोर शोर से मुद्दा उठाने लगे कि उनकी भी इलम सरकार बने, उन्हें भी स्वायत्ता मिले, उन्हें भी स्वतंत्रता मिले, उन्हें भी आर्थिक पैकेज मिले, आर्थिक राहत मिले, वो भी बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना कर सकें, राजनीतिक रूप से वो मजबूत हो सकें। ऐसे में तमिल हिंसा पर उतारू हो गए और जो इसकी आंच भारत देश तक भी पहुंची। भारत ने अपनी एक शांति सेना श्रीलंका के अंदर भेज दी और इसी का परिणाम क्या निकला कि जब श्रीलंका से शांति सेना को वापस बुलाया गया तो उसके बाद जो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे उनकी हत्या कर दी गई और 1993 में इनके राष्ट्रपति प्रेमदासा की भी हत्या कर दी गई। 2009 में जो लिट्टे प्रमुख था तमिल टाइगर ऑफ लिबरेशन प्रभाकरन पिल्ले, उसकी मौत हो जाती और उसकी मौत के बाद ये लगा कि श्रीलंका में अब शांति स्थापित हो जाएगी। लेकिन श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, वहाँ के तमिलों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच को मुद्दा बनाया, अखबारों को मुद्दा बनाया, मैगजीन को, राष्ट्रीय पत्रिका को, और उसमें अपने साथ हुए अत्याचारों की कभी फ़ोटो कभी वीडियो, तो उन्होंने अपनी मांगों को प्रमुख रूप से रखा और श्रीलंका के अंदर आज भी ज्यों की त्यों स्थिति बनी हुई है। श्रीलंका में शांति नहीं बन पाई। हालांकि श्रीलंका अगर जब विकास दर की बात करें उसमें बेहतर था, लेकिन वो गृह युद्ध की स्थिति से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाया। गृह युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो परस्पर विरोधी विचारों के लोगों के बीच ऐसा माहौल पैदा हो जाता है कि ये लगता है कि युद्ध चल रहा हो, उसे गृह युद्ध कहते हैं, जिसमें देश के सुख, चैन, शांति, अमन सब कुछ भंग हो जाता है, वो गृह युद्ध। धन्यवाद।